पाकिस्तान इस वक्त लो ग्रोथ ट्रैप यानी कम माशी तरक्की के एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जहां इकॉनमी बहरान से बज़ाहिर तो निकलती दिख रही है, मगर तरक्की की रफ्तार इतनी कम है कि 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंडे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में इस साल के लिए 3.5 से 4.5% GDP ग्रोथ की पेशेगोई की। बज़ाहिर ये एक मस्बत इशारा है क्योंकि 2 साल पहले पाकिस्तान तकरीबन इकनॉमिक स्टैग्नेशन का शिकार था और दूसरी जानिब इन्फ्लेशन कम हुई है, एक्सचेंज रेट निस्बतन मुस्तहकम है, बेहतर हुआ है, करंट अकाउंट पर दबाव भी कम हुआ है और फॉरेन रिजर्व्स में बेहतरी आई है। तो ये सब अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 3.5 से 4.5% ग्रोथ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या काफ़ी है? जवाब तकरीबन तमाम इकनॉमिक एक्सपर्ट्स का एक ही है कि हरगिज़ नहीं। पिछले सालों से नज़र डालें तो पाकिस्तान की औसत GDP ग्रोथ सिर्फ 2.3% रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को मुसलसल 10 साल तक कम अज़ कम 6 से 7% सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। नई मुलाजमतें उसी वक्त पैदा होंगी, गुर्बत उसी वक्त कम होगी और फ़ीकस आमदनी में हकीकी इजाफा उसी वक्त हो सकेगा। पाकिस्तान की कमज़ोर माशी रफ्तार की एक बड़ी वजह एक्सपोर्ट्स भी हैं, जो पिछले 20 साल से एवरेज सिर्फ $24 बिलियन एनुअल घूम रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2007 में एक्सपोर्ट्स तकरीबन $17 बिलियन थी, जो पिछले साल बढ़कर सिर्फ $30 बिलियन तक पहुंच सकी। यानी कि 20 सालों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी अपने एक्सपोर्ट्स में महज $13 बिलियन का इजाफा कर सका। दूसरी जानिब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल भी बहुत ही हौसला अफजा नहीं है, हौसला शिकन है। पिछले माली साल में पाकिस्तान में नेट FDI मजीद 34% कम होकर सिर्फ $1.64 बिलियन रह गया। ये तमाम मामला तशवीश तलब हैं, तशवीशनाक हैं। इस पर हम बात करते लिए और इसके लिए हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब खान साहब, साबिक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और इकनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। देखिए, तमाम चीज़ें मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी है उसकी हम बार बार बात भी करते हैं, उसमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन इतनी लो ग्रोथ, ये अगेन इस साल भी हम 3.5 और 4% एवरेज पे हम चलेंगे। 25 करोड़ की आबादी, जॉब्स नहीं हैं, दूसरी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हम नहीं देख रहे। ये तमाम सूरत हाल में आपको क्या कंसर्न है इस हवाले से? कामरान साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो फंड की एंगेजमेंट में होती है। बैरूनी खसारा टैक्सेस लगाकर संभल जाता है, अंदरूनी खसारा टैक्सेस लगाकर संभल जाता है, बैरूनी खसारा एक टाइटेंड मॉनेटरी स्टांस के साथ संभल जाता है। आपकी जो इस वक्त पोजीशन है और आपकी एनर्जी सेक्टर जो पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक है, वो आप जब भी अपनी जिसे कहते हैं बढ़ाते हैं निर्ख, वो उससे संभल जाता है। इससे एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है, अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी आ जाती है, करंट अकाउंट बड़ा मैनेजेबल लेवल पे आई थिंक $600 मिलियन के करीब नेगेटिव रहा है। सो ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी। ये आपको क्या देता है? ये आपको एक वक्त और एक स्पेस देता है। पाकिस्तान अगर 3 से 4% पे ग्रो करता है तो क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि 3% की ग्रोथ पाकिस्तान में 12 लाख नौकरियां निकालती है, 4% की 16 लाख नौकरियां निकालती है। आपकी इस वक्त वर्कफोर्स 2.5 मिलियन से 3 मिलियन एंटर करती है। सो आपने जो फिगर बोला ना कि क्यों 7% की ग्रोथ पाकिस्तान को चाहिए, वो 28 लाख नौकरियां निकालेगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 7.1% है एक एस्टिमेट में बढ़ी हुई है, एक और एस्टिमेट में 22% है। पावर्टी पाकिस्तान की 29% है ऑन दी एवरेज सारे प्रोविंसेस की मिलाकर, ये भी लास्ट सर्वे से बढ़ी हुई है। सो इसको डिसाइसिवली तोड़ने के लिए अब आपको मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई। सो वी अंडरस्टूड वेयर वी स्टैंड, बट जो असल मसला है कि आज भी पब्लिक सेक्टर क्राउड आउट करता है इन्वेस्टमेंट को। सो आपकी 14% इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन, वन ऑफ द लोएस्ट इन डेकेड्स। आपकी सेविंग्स रेट जो है वो बहुत कम है बिकॉज आपकी कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है। आपकी प्रोडक्टिविटी चाहे वो इनोवेशन के थ्रू आनी हो, फाइनेंसिंग के थ्रू आनी हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू आनी हो, स्किल्स के थ्रू आनी हो, इसी को आप ले लीजिए कि FDI, ये आप ठीक कह रहे हैं 1.6 बिलियन आई, 34% कम है। गो डीपर, पाकिस्तान में सिर्फ 3 तरह की FDI आई हैं कामरान साहब। कंज्यूमरिज्म की FDI आई अर्ली दौर में,
फिर हमने सीपेक के अंदर 25 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर की एफडीआई आई, और आज माइंस एंड मिनरल्स की एफडीआई आई, राइट? इसमें से आप बता दें कौन सी टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है, कौन सी मैनेजरियल स्किल्स ड्राइव कर रही है, कौन सी इनोवेशन ड्राइव कर रही है? किसी को कहा रोड बना दो, किसी को कहा बस चला दो, किसी को कहा पावर प्लांट लगा दो। दैट इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। अब आप आ जाइए कि अगर प्राइवेट सेक्टर ने बनना है प्रिंसिपल ग्रोथ इंजन, तो फिर वो क्या पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं? अगर हाई टैक्स स्ट्रक्चर में रहेंगे, हाई एनर्जी कॉस्ट पे रहेंगे, तो कैसे बन सकता है प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ? अगर एग्रीकल्चर में बनना है एक इंजन ऑफ ग्रोथ, और आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावारी सलाहियत आपकी मेजर क्रॉप्स की या आधी है, नोट दिस फिगर डाउन, या आधी है या 1/3 है ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, तो आप फिर 5.5 मिलियन कॉटन की बेल्स पे आ जाएंगे। सो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन जो ग्रोथ है, वी ऑलमोस्ट मिस दैट। आज भी अगर इसको रियलाइज नहीं ना करेंगे तो हम इस खबर से निकल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा डॉक्टर साहब? ये प्रोग्राम तो है, हम IMF प्रोग्राम में है और आइंदा साल के आखिर तक जो है हमें इस प्रोग्राम के अंदर रहना है, और ये हम पूरी ग्लोबल GDP में हमारी कंट्रीब्यूशन 0.15% रह गई है। ये दुनिया में किसी भी मुल्क के हवाले से हम इंतहाई डिसबल सिचुएशन के अंदर हैं। तो ये ब्रेक थ्रू कैसे आएगा? कहाँ से जो है वो हमें वो उस सूरत हाल में नज़र आएंगे जहाँ पर हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ब्राइट तरीके से नज़र आने लगेगी? कब मुमकिन होगा ये? सो ये है कि आज भी अगर आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ना, एनर्जी सेक्टर का एक आर्किटेक्चर है, चलें उसी को ले लेते हैं। अगर ये पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना हो, तो उससे क्या मतलब है? आप आज भी, मैंने कई दफा ये कहा है कि एनर्जी प्रोफेशनल मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग नहीं आएगी। कभी हम कार्गोज ढूंढ रहे होंगे, कभी पेट्रोलियम की रिफाइनरी को कर रहे होंगे कि पॉलिसी नहीं हुई। आप मुझे बता दीजिए कि आप आज भी पार्को के अलावा कोई ऐसी आपके पास रिफाइनरी नहीं है। सो पूरी पेट्रोलियम की लिस्ट दे सकते हैं, मार्केट लिबरलाइजेशन से, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट से। Integrated energy planning has gone missing because you don't have a professional energy ministry जो synergies create कर सके। इसी तरह institutional quality of NEPRA और OGRA आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो टैरिफ देने से आगे मार्केट मेकर बन नहीं रहा। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन 25 साल से मतलब ऑन द कार्ड्स है। जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी टू डिलीवर ऑन दीज गुड्स, मैंने तो एक एनर्जी की मिसाल, डीरेगुलेशन की मिसाल ले लें। पाकिस्तान में एक PRMI आया कि मॉडर्नाइजिंग द रेगुलेटरी वर्क, फिर एक स्मार्ट आया। द पेस, द स्केल, द क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म दैट इज नीडेड टिल इट मैचेस द काइंड ऑफ रिफॉर्म दैट इज नीडेड इन द कंट्री। तो आप मुझे 5 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना कामरान भाई, आई विल रिपीट द सेम थिंग। ये नहीं है कि हमें क्रेडिबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। वी नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स दैट आर होल्डिंग बैक पाकिस्तान्स क्वालिटी लेड ग्रोथ, विच मीन्स के ये ग्रोथ एक्सपोर्ट डिटर्मिन्ड हो। अब एक्सपोर्ट डिटर्मिन्ड कैसे हो सकती है? 17 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी लेदर वेदर को ऐड कर लें, कुछ सर्जिकल को ऐड कर लें, दैट इज योर एक्सपोर्ट बास्केट। How are you going to become an export industry, feeding the world? Global value chain का part बनना is something, a story which is very, very different story that you need to write. पाकिस्तान की जो second generation reforms हैं, tax policy, energy sector, तंजीम नौ, SOE reform, export competitiveness, digital transformation, trade liberalization, and इस सब का महवर एक governance का structure। आप मुझे बता दें कि अगर if you think this is not world class quality but you give it a 6 or a 7, then you will be heading in that direction. Absolutely. अब ये सारा करने के लिए you need to bring in the end, I'm not going to mince my words, HR is policy. अगर आप समझते हैं कि सब अदारों में आप HR ला सकते हैं ये ड्रिवन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो आप 5 साल में ये जरूर देख सकते हैं।